तो गुणसूत्र के बारे में जान लें कि गुणसूत्र के बारे में बतलाए वाल्डेयर। पूछेगा कि गुणसूत्र के बारे में किसने बतलाया, तो वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने बतलाया। गुणसूत्र के बारे में वाल्डेयर ने बतलाया। याद होगा कि केंद्रक में हम लोग देखे थे धागा जैसा रचना उलझा हुआ था। इस धागा जैसा रचना का नाम क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाए थे। क्रोमैटिन नेटवर्क मैंने जाल जैसा रचना था। यही जाल जैसा रचना छोटा मोटा होकर क्रोमोजोम का निर्माण करता है ना। तो ये क्रोमोजोम की संख्या हर एक जीवों में अलग अलग है। जैसे मनुष्य में हो गया क्रोमोजोम की संख्या हर एक सेल में 46, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर 80, जीवाणु 1। तो इस प्रकार से देखें कि क्रोमोजोम की संख्या हर एक जीवों में अलग अलग है। अब देखें कि सबसे बड़ा क्रोमोजोम, अब देखेंगे कि सबसे बड़ा क्रोमोजोम कौन सा है, सबसे अधिक क्रोमोजोम की संख्या किसे मिलता है। तो सबसे बड़ा क्रोमोजोम या सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले क्रोमोजोम में देखिए, सबसे अधिक क्रोमोजोम की संख्या पाया जाता है इफियोग्लोसम में। इफियोग्लोसम इसमें मतलब 1266 प्लांट है ना। एफियोग्लोसम क्या है, प्लांट। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 1266 सबसे अधिक। और सबसे लंबा क्रोमोजोम कहीं सबसे बड़ा क्रोमोजोम वो मिलता है ट्रिलियम में। ट्रिलियम भी प्लांट है, ट्रिलियम में मिलता है। अब क्रोमोजोम कैसा रचना है, क्रोमोजोम में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, क्रोमोजोम का क्या फंक्शन है, हम क्रमबद्ध देखते जाएंगे। तो क्रोमोजोम को कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ का वाहक। आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जीन को। तो जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र। इसलिए गुणसूत्र को कहा जाता है हेरिडिटी ऑफ वेहिकल, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। वेहिकल ऑफ हेरिडिटी कहते हैं किसको, गुणसूत्र को। इसका काम है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को पहुंचाना। आनुवांशिक गुण किस पर रहता है, जीन पर, और जीन कहाँ रहता है, क्रोमोजोम पर। तो आनुवांशिक गुण का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जीव है उसका अगला पीढ़ी में वही जीव का जन्म होगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य, गाय का बच्चा गाय, बैल का बच्चा बैल ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, इस तरह से। तो ये कहलाएगा उसका आनुवांशिक गुण। ऐसा नहीं कि आदमी का बच्चा बिल्ली हो जाए और सब लोग दौड़ते रहे म्याऊं म्याऊं करते हुए, तो ऐसा नहीं होता है। तो गुणसूत्र अब जान गए आनुवांशिक गुण कि माता पिता का गुण जो बच्चा में गया वो है आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण किस पर आता है, जीन में, और जीन कहाँ रहता है, क्रोमोजोम पर। इसलिए क्रोमोजोम को क्या कहे, आनुवांशिक गुण का वाहक या व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। यहाँ तक क्लियर। और अब देखिए गुणसूत्र का बनावट, किस प्रकार का गुणसूत्र होता है। देखिए गुणसूत्र किस प्रकार का होता है। ये गुणसूत्र की रचना है, बनावट है।
और इसमें द्रव भरा हुआ है। इस रचना का नाम है टीलोमियर। इसमें एक प्रकार का द्रव्य है जिसका नाम मैट्रिक्स। और धागा जैसा रचना देख रहे हैं इसका नाम क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा। और ये दो धागा जैसा रचना देख रहे हैं, एक रचना से जुड़ा होता है, गोलाकार रचना देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। इसके बाद जहां सेंट्रोमियर देख रहे हैं वहां एक धंसा हुआ पार्ट है, इसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन। इसके अतिरिक्त एक और कंस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, दबा हुआ पार्ट, इसका नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का दूसरा नाम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है। चूंकि न्यूक्लियोलस इसी से जुड़ा रहता है, न्यूक्लियोलस इससे जुड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोलर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर। और इसके बाद एक गोलाकार रचना देख रहे हैं, इसका नाम है सैटेलाइट। तो ये रचना देख रहे थे गुणसूत्र का, मैंने क्रोमोसोम कैसा बना होता है, क्रोमोसोम का बनावट क्या है। तो इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर दिखाए, इसमें क्या क्या बतला है कि क्रोमोसोम का ऊपरी भाग टीलोमियर कहलाता है। इसमें एक प्रकार का द्रव्य देखते हैं जिसका नाम मैट्रिक्स है। इसी में दो धागा जैसा रचना देख रहे हैं उलझा हुआ, इसका नाम क्रोमोनिमेटा। तो ये दो पार्ट अलग अलग देख रहे हैं, अर्धत भाग हुआ, तो दोनों पार्ट का नाम क्रोमेटिड है ना। मैंने मतलब कि क्रोमोनिमेटा को आप क्रोमेटिड ही कहते हैं। और दोनों क्रोमोनिमेटा एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक रचना से जुड़ा है जिसका नाम सेंट्रोमियर। और जहां सेंट्रोमियर देख रहे हैं वहां पर धंसा हुआ एक पार्ट है, दबा हुआ। ये दबा हुआ पार्ट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। इसके अतिरिक्त एक और कंस्ट्रिक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको फर्स्ट लिखते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट। और इसी को कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी, क्योंकि न्यूक्लियोलस इसी से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में एक गोलाकार आप रचना देख रहे हैं, इसका नाम है सैटेलाइट। तो ये बनावट हुआ किसका, गुण सूत्र का। अब ये दिखाते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना बतलाए, 46 गुणसूत्र है। तो कैसे कैसे है इसका हम वर्णन कर दें। देखिए 46 गुणसूत्र है मनुष्य में। तो 46 गुणसूत्र को दो पार्ट में पहले बांटते हैं। एक का नाम, एक हो गया 44 और दूसरा 2। 44 और 2 46। 44 वाला का नाम है ऑटोसोम। ये हुआ ऑटोसोम। हिंदी में कहता है इसे अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे इसको, अलिंग गुणसूत्र। और दूसरा हुआ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसको कहते हैं लिंग गुण सूत्र ना। सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, दो पार्ट में बट गया 46 गुणसूत्र को। तो 44 को कहे ऑटोसोम और 2 को सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम का काम है शरीर के निर्माण में सहायक होगा, बॉडी फॉर्मेशन में, शरीर के निर्माण में सहायक। ये लिंग निर्धारण में सहायक है, लिंग निर्धारण में सहायक। लिंग निर्धारण में सहायक है। लिंग निर्धारण का मतलब हुआ कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है, सेक्स क्रोमोसोम।
तो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 2। वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल में भी 2 सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल में भी 2। अब देखिए मेल में कौन कौन क्रोमोसोम है, फीमेल में कौन क्रोमोसोम है, ये दिखाएंगे। देखिए मेल में सेक्स क्रोमोसोम 2, इसमें हुआ एक का नाम एक्स और दूसरा वाई। मेल में हो गया एक्स और वाई, और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है 2, एक्स और एक्स, यानी फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम समान है, और मेल में एक एक्स है और दूसरा वाई है। देखिए कैसे फंक्शन करेगा। एक्स वाई किस में? मेल में, और एक्स एक्स फीमेल में। मेल में क्या? एक्स और वाई, अब फीमेल में एक्स एक्स। जब गैमिट बनेगा, गैमिट माने शुक्राणु और अंडाणु, मेल में शुक्राणु माने स्पर्म और फीमेल में अंडाणु यानी ओवम। तो गैमिट जब बनेगा तो एक हो गया एक्स और यहां वाई, दोनों अलग अलग हो जाएगा। और फीमेल में भी ये दोनों पार्ट अलग, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स अलग होगा। अच्छा अब क्या करेंगे, मेल गैमिट को क्या कहते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल वाला को क्या कहते हैं? ओवम यानी अंडाणु। तो इसका एक्स और इसका एक्स ये मिल जाएगा, तो एक्स और एक्स हो गया। ये एक्स और ये एक्स मिल के क्या? एक्स एक्स होगा। ये वाई और इसका एक्स, एक्स वाई, और वाई और इसका एक्स, एक्स वाई। देखिए एक्स एक्स, यहां भी एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। ये हो गया मेल, माने मेल का एक्स और फीमेल का एक्स जब मिलेगा तो लड़की यानी एक्स एक्स लड़की, और जब मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिलेगा तब लड़का, यानी कि एक्स वाई लड़का। लड़का लड़की होने का दायित्व तो किस पर रहा? पुरुष पर। फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम समान है, एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स के साथ मिलता है तो लड़की, और इसका वाई फीमेल के एक्स से मिलता है तब लड़का, तो जिम्मेवार कौन हुआ? मेल। लेकिन यहाँ अवधारणा क्या है कि फीमेल को दोष ठहराया जाता है। अगर फीमेल को 8-10 को लड़की हो जाए तो घर में लोग तंग करना शुरू करते हैं ना, कि कैसा कुलक्षण है, खाली लड़की जन्म देती है। तो वहाँ क्या फीमेल का दोष है? नहीं ना, फीमेल का उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दायित्व तो मेल पर है ना। आप फीमेल को प्रताड़ना सहना पड़ता है। तो अभी हम लोग दिखाए कि मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स किस प्रकार से लड़का होगा, किस प्रकार से लड़की होती है। अब है कि क्रोमोसोम की संख्या में अगर अनियमितता आ जाए, अनियमितता माने कि कम या बेसी हो जाए, जैसे 46 क्रोमोसोम चाहिए मनुष्य में, अगर 46 की जगह 47 हो जाए या 46 की जगह 45 हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगी? तो वैसी स्थिति में एबनॉर्मलिटी आता है, और वो किस प्रकार का है वो देख लीजिए। तो क्रोमोसोम की संख्या में अनियमितताएं, क्रोमोसोम की संख्या में अनियमितताएं, माने क्रोमोसोम की संख्या में अगर कमी आ जाए या वृद्धि हो जाए तब क्या होगा? अब क्यों कमी या वृद्धि होगा, क्यों कम जाएगा या क्यों बढ़ जाएगा, इसमें भी हम लोग डिटेल्स देखें। देखिए 46 क्रोमोसोम है मनुष्य में, तो 46 और जोड़ एक्स और वाई किसका हो जाएगा? मेल का। जहां वाई देखे मेल है, मेल में,
आई क्रॉस करता है 44 जोड़ एक्स एक्स, 44 ऑटोसोम एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम, तो ये हो गया फीमेल ना, मेल और फीमेल। तब मेल में अब देखिए गैमिट बनेगा, फीमेल में भी गैमिट बनाइए। इसका आधा करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 हुआ, अब प्लस एक्स, 2 क्रोमोजोम है तो आधा का मतलब क्या, एक इसमें आएगा। आरी 22 जोड़ वाई, इसमें चलिए 22 और जोड़, अगर नॉर्मल स्थिति है तब तो होना चाहिए यहां एक्स, इधर भी 22 से जोड़ है एक्स ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब विभाजन होता है, डिवीजन, तो वैसी स्थिति में क्रोमोजोम बंधा रह जाता है और दोनों एक ही सेल में चला जाता है ना, तो यही अनियमितता का कारण हो गया। तो 22 और जोड़ ये एक से अलग अलग होना चाहिए, लेकिन बंधा रह जाता है, मैं डिवाइड नहीं करता है, तो आ गया इस दोनों एक ही सेल में। और यहां क्या बचा 22 मैंने ऑटोसोम, और यहां पर 0 सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, कि दोनों क्रोमोजोम इसमें आ गया, यही अनियमितता का कारण होगा। यहां भी हो सकता था XY1 में वो खाली रह जाता। अब चलिए इसको मिलाइए, यह हो गया नर युग्मक, इसको कहेंगे मेल गैमिट, आई फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक, यानी ये स्पर्म और उधर ओवम, ये दोनों को मिलाइए तो 22 और 22 44 और जोड़ देखिए 2 एक्स ही है, अब एक्स 3 एक्स हो गया, 3 एक्स 44 से 3 47। अब आइए इसको इससे मिलाइए तो 22 22 44 और जोड़ एक्स क्या हुआ 45, इसको इससे मिलाइए 44 और जोड़ एक्स एक्स वाई, और इसको इससे मिलाइए 44 और जोड़ वाई। ये देखें अब यहां 47 क्रोमोजोम है, एक्स एक्स एक्स, 3 वो एक्स और 44 3 47, तो इसका नाम है सुपर फीमेल। ये 44 से जोड़ एक्स है 45, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यह 44 जोड़ एक्स एक्स वाई, तो इसका हो गया 47 क्रोमोजोम हुआ, और इसका नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। और यहां एक्स नहीं है, बॉडी का जो भी गुण डिपेंड करता है एक्स पर आता है, बॉडी पर जो बॉडी का जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है एक्स क्रोमोजोम के जीन पर, तो यहां तो एक्स है ही नहीं, इसलिए अपियर नहीं हो पाएगा गुण, ये होगा डाई, डेवलप नहीं करेगा, डाई हो जाएगा। तो कौन कौन कंडीशन देखे, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसके बारे में एक एक दो लाइन देखते जाएंगे। पहला का सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, सुपर, देखिए सुपर फीमेल में क्रोमोजोम की संख्या कितनी 47, पूछा सुपर फीमेल में कितना क्रोमोजोम 47, कौन कौन 44 जोड़ एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स और 44 47 हो गया। अब इसका कैरेक्टर देखिए, इसमें तो केवल एक्स है, अब एक्स पक्ष रहता है फीमेल का, तो ये फीमेल होगी। और इसका हाथ पैर ना की हड्डियां चौड़ी होती है,
ब्रेन बॉक्स बड़ा होता है, ये इसकी अनियमितता है, और इसमें जनन क्षमता नहीं होती है। तो ये हो गया सुपर फीमेल का। और अगला है टर्नर सिंड्रोम। 2 नंबर हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम? 45। कैसे है? तो 44 जोड़ x, 44 जोड़ x। तो इसमें y नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यह फीमेल होगी। लेकिन 2x ना है, एक ही वो x है, तो इसका मतलब कि इसका पूर्ण विकास नहीं होगा। पूर्ण विकास का मतलब कि इसकी आवाज मोटी होती है ना, इसमें जनन क्षमता नहीं होती है, जन्म देने की क्षमता नहीं होती है, स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होता है ना। तो ये हो गया टर्नर्स सिंड्रोम। और तीसरा देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम की संख्या 47। कैसे कैसे है? तो 44 जोड़ x y। अब देखिए 2x और y है, तो y है तो लड़का हो गया, मेल है। लेकिन एक x होना चाहिए, तो यहां 2x है, तो इसका मतलब कि इस लड़का में फीमेल का भी गुण आ जाएगा। जैसे आवाज सुरीली ना, आवाज सुरीली होती है। जनन शक्ति नहीं होता है, जनन की क्षमता इसमें नहीं होती है। इसमें स्तन ग्रंथि का विकास होता है। तो ये है मेल, लेकिन गुण किसका आ गया? फीमेल का। तो ये हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्रोमोसोम की संख्या जनरली पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितना, क्लिनफेल्टर में कितना। और कभी 2 चीज याद रखिए तो कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए टर्नर्स और क्लिनफेल्टर्स, इसमें बड़ा नाम कौन दिखाई दे रहा है? क्लिनफेल्टर। क्लिनफेल्टर बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम है तो ज्यादा क्रोमोसोम रहेगा, ले 47 वाला हो गया क्लिनफेल्टर। और 45 वाला टर्नर्स है, टर्नर्स छोटा नाम है, तो इसमें हो गया 45 क्रोमोसोम। याद रखने का भी तरीका हम लोग जानेंगे, नहीं तो 2 चीज याद रखने पर ज्यादातर कन्फ्यूजन की समस्या होती है। तो क्लिनफेल्टर और टर्नर्स देखे, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ अनियमितताएं दिखा रहे थे अभी। इसके बाद कुछ आनुवांशिक रोग भी देखते हैं ना, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। इसी से क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जैसे ये कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम ना। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड में। टेस्ट चल रहा है अभी, एक टेस्ट हो चुका, आज किसी भी समय में दूसरा टेस्ट चला जाएगा। तो एक सप्ताह में 2 टेस्ट अभी रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर या आप लोग के मांग के आधार पर और टेस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्लास जो क्रैश चल रहा है वो हमेशा चलते रहेगा, जब तक एग्जाम आप लोग न दे पाएंगे तब तक हम क्लास चलाते रहेंगे। ये 2 चैप्टर बायोलॉजी का हो जाएगा, तो 1 चैप्टर फिजिक्स का भी उठा लेंगे, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का उठा लेंगे। मैंने बैलेंस्ड रखना है, सबसे ज़्यादा पूछता है बायोलॉजी से क्वेश्चन, इसलिए बायोलॉजी पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स से रहता है, तो फिजिक्स से भी मेन टॉपिक उठाएंगे। और लास्ट चैप्टर, कोई भी चैप्टर होगा, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, लास्ट चैप्टर करेगा। तो जो क्वेश्चन पूछा है या पूछने वाला है सबको लिखाते जाएंगे।